जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो अब धरना जीवी पहलवानों के धरने के आज बस शायद 27 एक दिन हो गए। आज 21 तारीख है और खाप पंचायतों ने 21 तारीख तक की मोहलत दी थी कि 21 तारीख तक गिरफ्तार कर लो, नहीं तो उसके बाद हम यक कर देंगे, वक कर देंगे, आसमान में बल्ली घुसेड़ देंगे, इस टाइप की। देश को बंधक बना लेंगे, सड़कों पे अराजकता मचा देंगे, सड़कें जाम कर देंगे। हमारे पास बहुत लोग हैं, हमारे पास 4 लाख ट्रैक्टर हैं, 25 लाख किसान हैं, बक्कल तार देंगे। तो आज के बाद बक्कल तारे जाएंगे भाई देश के। कल विनेश फोगाट जी ने एक और बयान दिया है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ भी फैसला कर सके हैं खाप पंचायत वाले, और वो फैसला हो सकता है देश हित में न हो, मतलब देश का नुकसान भी कर सके हैं हम। भाई देश हित में जो फैसला नहीं है इसका मतलब उससे देश का नुकसान होगा। तो विनेश फोगाट जी ने बाकायदे धमकी दी है, हम देश का नुकसान भी कर सके हैं। अच्छा जी, चलो जी, कर दियो भाई, कर दियो। वैसे कुश्ती का तो तुमने जो फायदा करना था वो तो हमें दिख ही रहा है। तो आज ही रोहतक में एक महापंचायत होगी। वैसे इस महापंचायत की स्टोरी है कि इसमें 4-6 कांग्रेसी पिट्ठू नेता, जिनको अपने गांव में भी 4 आदमी नहीं जानते पूछते, वो इकट्ठे होंगे रोहतक में। और न्यू बताओ भाई, इनमें तो कोई एक जगह धरना जीवी गैंग का जो सरगना है ना, तीन तिलंगे, इनमें से कोई एक रोहतक जाएगा। बाकी ये 4 बजे कैंडल मार्च निकालेंगे, कोई शायद इंडिया गेट से। कहा ब्रजभूषण को गिरफ्तार करो, इसने हमारा शोषण किया है। कल ये गए थे, पता नहीं कौन सा आईपीएल का कोई मैच हो रहा है फिरोजशाह कोटला में या किस मैदान में, तो वहां जाके ये अपना आरआर मचाने के लिए गए थे। वहां पे नेतागिरी पॉलिटिक्स है ना, वहां भीड़ इकट्ठी करने, वहां लोगों के आगे विक्टिम प्ले करने, रोने गए थे। तो शायद दिल्ली पुलिस ने घुसने नहीं दिया कि ये मैच देखने के लिए लोग आए हैं यहाँ पर, कृपया अपना आरआर न मचाएं। आरआर का फुल फॉर्म आपको पता होगा। तो आज सब रोहतक में महापंचायत होगी। तो जो गणेश सियाने बुजुर्ग है ना, वो एक कहते हैं कि भाई, एक तो अगर बिच्छू का मंत्र भी ना पता हो ना, तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, पहली बात। और किस बिल में हाथ डाल रहे हो पहले चेक कर लो। चूहा समझ के जिस बिल में हाथ डाल रहे हो, क्या पता उसमें नाग बैठा हो। तो भाई महापंचायत वालों, धमकियां तो दे रहे हो बक्कल तारने की, ओ भाई पहले चेक कर लो किस बिल में हाथ डाल रहे हो। तो ये जो 7 विक्टिम्स है ना, इनको साइड में बिठा के एक आध जो इनका सरगना आओगा ना आज रोज तक, उन तक कान में पूछ लियो कि कंप्लेंट क्या है, ये तो बता दो। कान में बता दे, कान में। चल मोदी जी को तो बता देना कान में, हमने भी बता दे। अगर हमने भी तो बक्कल तारने हैं, तो किस मुद्दे पे बक्कल तार रहे हैं ये हमें तो बता दो। न्यू हम बक्कल तार दे, अंदर तो कुछ नहीं निकला है, फिर घनी बेइज्जती हो जाएगी भाई। तो हे महापंचायत के नेताओं, आज जब ये रोहतक आएंगे तो साइड में ले जाके पूछ लियो भाई, एफआईआर की कॉपी हमें पढ़वा दो। चलो विक्टिम्स के नाम पे स्याही पोत दो, हमें बता तो दो आखिर आरोप क्या हैं। कहीं चींटी मारने के जुर्म में ये कह के कि इसने चींटी मारी थी, इसको फांसी पे तो नहीं ऐसे घंटी बजानी है। आरोप तो पूछ लो कि भाई किस आरोप में बक्कल तारने हैं। तो पहली सलाह तो ये है, क्योंकि मुझे, जैसा कि मैं तो दावा कर रहा हूं कि ये बक्कल तारणीय जितने हैं और ये जितने इस
पहलवानों के इस फर्जी आरआर का समर्थन कर रहे हैं, इनमें से किसी को यह पता ही नहीं है कि आरोप क्या है। अगर ब्रजभूषण ने किया क्या है, उस पर क्या आरोप लगा के उसको फांसी उतारने की जो मांग की जा रही है, किस जुर्म में, ये तो पता लगा लियो भाई एक न कि तो थारे ही बक्कल उतर जाए, समाज तार देगा बक्कल, है ना। भेड़िया आया और पता लगा कुछ भी नहीं आया। खैर साहब, ये तो एक बात होगी। दूसरी सुन लो, मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर फेडरेशन से इन लोगों को दिक्कत क्या थी। तो मैं 2-3 एग्जांपल्स बताऊंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि आखिर ये जो बड़े स्टार पहलवान हैं, इनको क्या प्रॉब्लम क्या है फेडरेशन से, फेडरेशन क्यों इनकी आंखों में चुभती है, ब्रजभूषण शरण सिंह इनकी आंखों में चुभते क्यों हैं। तो सब ये कहानी है 2018 की, और बिश्केक किर्गिस्तान में हो रही थी एशियन चैंपियनशिप। तो होता क्या है जी, हमारी ये जो ना आजकल जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, इसमें एक दिन जो है फ्री स्टाइल का वजन शुरू कर दिया, उसके अगले दिन मान लीजिए ग्रीको रोमन कर दिया, और तीसरे दिन लड़कियों का कर दिया। तो होता क्या कि टीमें भी इसी तरह जाती हैं कि एक दिन पहले फ्री स्टाइल चली गई, उसके अगले दिन ग्रीको रोमन चली गई, उसके तीसरे दिन विमेंस चली गई। तो बिश्केक किर्गिस्तान 2018 के लिए फ्री स्टाइल की टीम को रवाना कर दिया गया। उस टीम में इसका भी नाम था बजरंग पूनिया का। तो इसने उस दिन अपनी टिकट कैंसिल करवा दी, बोला नहीं मैं छोरियों की टीम के साथ जाऊंगा। तो भाई छोरियों की टीम के साथ क्यों जाएगा भाई तू। अच्छा, टीम का एक शेड्यूल होता है, जिस जिस शहर में, जिस एरिया में टूर्नामेंट हो रहा है, उससे 1-2 दिन पहले थोड़ा सा जाके आदमी खुद को एक्लेमेटाइज कर लेता है। वहाँ का मौसम पता नहीं कैसा हो, कई बार क्या होता है एल्टीट्यूड का डिफरेंस होता है, वहाँ पे किस एल्टीट्यूड पे टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे हवा का घनत्व, दबाव, ऑक्सीजन, जैसे अगर बहुत ऊंची जगह पर टूर्नामेंट हो रहा है तो वहाँ पे सांस उखड़ती है ना, इसको एक्लेमेटाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जेट लैग होता है, पता नहीं कहाँ कितनी दूर टूर्नामेंट हो रहा है, आप 4-6 घंटे 8 घंटे अगर टाइम जोन के विपरीत जा रहे हैं तो आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो ये प्लानिंग करती है कि कितने दिन पहले टीम को वहां ले जाके बिठा देना है, जिससे वो थोड़ा सा एक्लेमेटाइज हो जाए, नए एटमॉस्फेयर से खुद को डाल लें, जिससे कि बेस्ट परफॉर्मेंस निकाली जा सके। ये सब प्लानिंग, ये सब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। तो बजरंग पूनिया ने कहा नहीं मैं टीम के साथ नहीं जाऊंगा, मैं लड़कियों की टीम के साथ जाऊंगा। क्यों भाई, लड़कियों की टीम से में क्यों जाएगा। तो साहब उन दोनों, इनका नया नया इश्क मटक्का शुरू हुआ था। तो साहब ये इन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा के और लड़कियों वाली टीम के साथ ये गए, और संगीता फोगाट के बगल में बैठ के इन्होंने यात्रा की। मतलब ही वांटेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद हिज गर्लफ्रेंड। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। प्रताप फिर वहां पे चीफ कोच थे जगविंदर कोच साहब, उन्होंने इसको कायदे से हड़काया कि ये क्या है भाई, तू वहाँ हनीमून मनाने जा रहा है या एशियन चैंपियनशिप में कुश्ती लड़ने जा रहा है। ब्लडी यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द नेशन, ये क्या तरीका है, कौन सा डिसिप्लिन है, हैं? यही तुमको टाइम मिला है हनीमून मनाने का। चीफ कोच रेसलिंग के फ्री स्टाइल के जगविंदर ने इसको कायदे से हड़काया। उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जी मिले, उन्होंने हड़काया कि ये क्या है भाई, लड़कियों के साथ घुस के तू कौन सा कृष्ण का नैया बना हुआ है, थोड़ा डिसिप्लिन में रहो भाई। तो साहब जो फेडरेशन ऐसी टोका टाकी करती है वो आंखों में क्यों नहीं चुभेगी। जो आदमी टोक रहा है आपको, जो डांट रहा है, जो आपको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है,
अब वही तो, ये तो महाराज जी शोषण करते हैं, ये हमको हरास करते हैं, ये हमको डिस्टर्ब करते हैं, आरोप तो लगेंगे। जो भी आदमी, दुनिया का हर लड़का अपने बाप पर हरेस करने का, परेशान करने का, मेंटल टॉर्चर करने का आरोप लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो बाप उसको डिसिप्लिन करना चाहता है और डिसिप्लिन में ये रहना नहीं चाहते। उसी तरह का एक और किस्सा सुनिए। उसी 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप का ये थी हंगरी में। तो सब 57 किलो में यही संगीता फोगाट सेलेक्ट हो गई थी और कैंप लगा हुआ था हंगरी में। तो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी तो लड़कों का भी कैंप वहीं था। तो तब ये इसको चोट लग गई, संगीता फोगाट को, द सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ऑफ, तब तक शादी नहीं हुई थी इनकी, शादी तो शायद 2020 में हुई है, तो 2018 की बात है ये। तो इसको चोट लग गई। जब भाई अब आप इंजर्ड हो गई तो फिर रिप्लेस कर दिया गया, इसकी जगह सरिता मोर को भेज दिया गया। अब 57 केजी में चूंकि संगीता इंजर्ड हो गई है तो सरिता मोर, पर ये वहीं थी, कैंप में ही थी, इंजरी के बावजूद कैंप में थी। और वहां पे इनका हनीमून पूरा फुल वॉल्यूम पे, फुल इंटेंसिटी के साथ चल रहा था। तो जो फॉरेन कोच था उसने इंडियन कोच के थ्रू फेडरेशन को एक मैसेज भेजा कि इस संगीता को तुरंत वापस बुलाओ, ये डिस्टर्ब कर रही है और ये बजरंग की पहलवानी नहीं होने दे रही। बजरंग का सारा फोकस पहलवानी के अलावा हर चीज पे है। फेडरेशन ने बोला चलो जी वापस आओ, हम आपका कैंप का से आपको विड्रॉ कर रहे हैं, आपका कैंप का खर्चा और वो सब हम अब नहीं देंगे, आप तुरंत वापस आइए। तो इनका एक नाजायज बाप भी है रेसलिंग में, है ना, जो इनकी सभी जायज नाजायज मांगों को पूरा करता है। तो इन्होंने तुरंत अपने नाजायज बाप से संपर्क किया। हेलो पापा, वह संगीता का खर्चा भेज दो ना। वो नाजायज बाप, वो OGQ एंड JSW जैसी कंपनियां जिनके बारे में कल मैंने वीडियो बनाई थी ना, जो इनकी अय्याशियों के पूरे खर्चे वो। तो साहब नाजायज वाले पप्पा ने जो है संगीता का खर्चा भेज दिया कि ना ना तू ऐश कर, तेरे रहने खाने का इंतजाम हम करेंगे, तू वहीं हंगरी में पड़ी रह। तो साहब JSW के खर्चे पे संगीता जी वहीं पड़ी रही और इनका हनीमून फुल टू चलता रहा। नतीजा ये हुआ कि परफॉर्मेंस एकदम जीरो हो गई। फिर बाद में फेडरेशन ने फिर खिंचाई की, पर कुछ लोग जो होते हैं ना, खुद को जब वो थोड़े से कुछ उनको हासिल हो जाता है तो उनकी गर्दन में सरिया पड़ जाता है। जबकि हमारे तो नीति ये कहती है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब पेड़ पर फल लग जाए तो उसको झुक जाना चाहिए। पर यहाँ तो था, पेड़ पर फल लग जाए तो वो एकदम तन के खड़ा हो जाता है, गर्दन में डाल लेता है सरिया और खुद को संस्था से और कुश्ती से और सबसे बड़ा समझने लगता है। ओह, मैं स्टार हूं, मैं सुपरस्टार हूं, मन कौन कौन कह देगा। तो अब इस कारण से, और बकायदा फिर दोनों फॉरेन कोच ने और चीफ कोच ने जो अपनी, जो हर टूर्नामेंट के बाद एक रिपोर्ट लिखी जाती है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या आई, कैसे आई, क्यों नहीं आई, क्यों आई, और बेटर हम क्या कर सकते थे, इसकी बकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट सबमिट की जाती है। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को और फेडरेशन को बकायदा सबमिट होती है, उसमें सारे कोचेस के सिग्नेचर्स होते हैं। उस रिपोर्ट में बकायदा मेंशन किया गया है कि ये संगीता के कारण जो है बजरंग की पूरी, बजरंग की नहीं पूरी टीम की मोरल और टीम के परफॉर्मेंस और टीम के डिसिप्लिन पे फर्क पड़ा और इस वजह से हमारे मेडल नहीं आए, इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई क्योंकि टीम में भयंकर इनडिसिप्लिन था। और ये इसको कंट्रोल किया जाए, परंतु वही बात है, ये हिंदुस्तान का सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम इन लोगों को VVIP बना देते हैं और संस्था से ऊपर समझने लगते हैं। इनके लिए डिसिप्लिन के कोई मायने नहीं रह जाते
और उसका ये नतीजा निकला। जो आज हम जो कुछ भोग रहे हैं ना, इनको सुपरस्टार वीवीआईपी ट्रीटमेंट, इनके दिमाग में सफलता घुसा दी गई, सफलता इनके दिमाग में घुस चुकी है। इनको सफलता को हैंडल करना नहीं आया और बकायदा ब्लेम किया गया संगीता को कि इसकी वजह से जो इनडिसिप्लिन फैला पूरी टीम में। और देखिए, कोच के और मैनेजमेंट की एक प्रॉब्लम होती है, यदि आप किसी एक को नहीं टोक सकते, किसी एक के सामने आप बेबस हैं, तो आप दूसरे को भी नहीं टोक सकते। लड़का बोलता है, अरे उन रोक लो ना, सारा तुम्हारा जोर हमारे पे चलता है, हैं? वो जो तुम्हारा बाप बन के तुम्हारे सर पे बैठा है, उसको क्यों नहीं कुछ कह देते? चल चल, पता है तेरा कितना रोब है। ऐसे लोग बोल देते हैं मुंह पे कि पहले उसको जाके समझा लो, फिर हमें समझाना। तो सब भयानक इनडिसिप्लिन था टीम में, ड्यू टू संगीता एंड बजरंग। और ये मैं सब ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप इसको बाकायदा उस वक्त टीम के मेंबर्स और कोचेस जो थे उनसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब जिन दिनों रशिया था, अभी ये रशिया का विघटन नहीं हुआ था, उन दिनों का एक टूर्नामेंट में, ओलंपिक्स में ये लोग ओलंपिक विलेज गए हुए थे। तो रशियन टीम जो है यूएस में या कहाँ पे हो रहा था ओलंपिक्स, तो रशियन टीम पूरी की पूरी साथ बैठ के खाना खा रही थी और एक एथलीट ने ब्रेकफास्ट करते करते ये कह दिया कि यहाँ का तो सूप बहुत अच्छा है, हमारे देश में इतना अच्छा सूप नहीं मिलता। उन दिनों वो था ना, डिक्टेटरशिप वाला रशिया था। और ये बात चीफ कोच ने सुन ली, जबकि उसने बड़े धीरे से आपसी बातचीत में नॉर्मल थी एक बात कही थी कि यहाँ का ये सूप बड़ा टेस्टी अच्छा है, अपने यहाँ बहुत अच्छा सूप नहीं मिलता। इतनी सी बात पे कोच बाहर गया, उसने उस एथलीट को बुलाया, इधर आओ, सामान पैक करो और बाहर जाओ। और उसके बाद जीवन में कभी भी उस खिलाड़ी को किसी टूर्नामेंट में देखा नहीं गया। 1 सेकंड में इतनी सी बात पे टीम से बाहर कर दिया था, और वो ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी था। ये बात मैंने पढ़ी है। और ऐसी 1000 इंसिडेंट्स आपको रशिया में सुनने को मिल जाएंगी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम डिक्टेटर बन जाएं। द पॉइंट इज, डिसिप्लिन पे समझौता मत करो, किसी को अपना बाप मत बनाओ डिसिप्लिन के नाम पे। किसी भी कीमत पे जरा सा भी इनडिसिप्लिन टीम में बर्दाश्त मत करो। और हमारी फेडरेशन और हमारी भारत सरकार ओजीक्यू और जेएसडब्ल्यू के सामने इतनी बेबस थी कि जेएसडब्ल्यू अपनी मनमानी कर रही थी और फेडरेशन रोक नहीं पाई, भारत सरकार रोक नहीं पाई। ये एक विचारणीय प्रश्न है और ये समस्या आज भी है। आज भी जेएसडब्ल्यू ओजीक्यू जैसी कंपनियां यही कर रही हैं। खिलाड़ियों की नाजायज मांग, उनका बेसिक ट्रेनिंग में, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खर्चा नहीं हो रहा, वो सिर्फ खिलाड़ियों की अय्याशियों को फंड कर रही हैं और उनमें इनडिसिप्लिन पैदा कर रही हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था ना कि खिलाड़ी जो है ट्रेनिंग के नाम पे अपने परिवार के साथ शिमला और गोवा घूम रहा है और खर्चा जो है ओजीक्यू और जेएसडब्ल्यू जैसी कंपनियां उठा रही हैं, तो वो निश्चित रूप से फेडरेशन से ज्यादा प्यारी लगेंगी ना। बाप जो रोटी खिलाता है वो प्यारा नहीं लगता, पर जो चिप्स का पैकेट खरीद के देता है ना, जो कोल्ड ड्रिंक पिलाता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है बच्चे को। जो बाप दिन रात पाल रहा है और पेट भर 3 टाइम रोटी दे रहा है जिससे पेट भर रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। उसी तरह एक बार ये हुआ था कि कहाँ था ये, हाँ, विदेश में ट्रेनिंग करने बजरंग जा रहे थे। टॉप की स्कीम है भारत सरकार की, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उसके वो सारा मैनेजमेंट है और ये खिलाड़ियों पे अनाप शनाप पैसा खर्च हो रहा है पिछले 5-6 साल से, जब से ये मोदी सरकार आई है। और पिछले दिनों सरकार ने बाकायदा एक वक्तव्य दिया है कि कुश्ती पर 150 करोड़ रुपया पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने खर्च किया है। तो उसमें क्या होता है कि इनको विदेश में ट्रेनिंग और विदेश में एक्सपोजर देने के लिए इन स्टार खिलाड़ियों को विदेश भेजा जाता है कि जाओ भाई 1 महीना वहां कैंप लगा के आओ।
तो साथ में एक ट्रेनिंग पार्टनर भेजा जाता है भाई, क्योंकि रेसलिंग इज अ पार्टनर गेम है ना, दो लोगों के बीच में कॉम्बैट होती है ना, तो वो ट्रेनिंग पार्टनर, इसको वैसे एक शब्द इसके लिए प्रचलित है, स्पैरिंग पार्टनर बोलते हैं, पर वो स्पैरिंग पार्टनर बॉक्सिंग में होता है, क्योंकि बॉक्सिंग में जो आपस में हम जो ट्रेनिंग करते हैं उसको स्पैरिंग बोलते हैं। खैर चलो, वो रेसलिंग में भी स्पैरिंग पार्टनर बोल दिया जाता है। तो 65 किलो के बजरंग का ट्रेनिंग पार्टनर, जिसके साथ उसको ट्रेनिंग करनी है, टेक्निक प्रैक्टिस होती है ज्यादातर, ट्रेनिंग में बाउट्स नहीं होती आजकल, क्योंकि बाउट में इंजरी का बहुत खतरा होता है, इसलिए 60-70% इंटेंसिटी पे पहलवान लंबे समय तक स्पीड वर्क और टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं, उसी में प्रैक्टिस हो जाती है। और कॉम्पिटिशन्स के दौरान स्पीड वर्क ज्यादा होता है, तो स्पीड से काम करने के लिए अपने बराबर का पार्टनर, और हो सके तो अपने से 5 किलो हल्का पार्टनर अगर आप लेके ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि छोटा जो वेट कैटेगरी होती है ना, उसमें स्पीड और मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। तो ये अपनी साहब दोस्ती रिश्तेदारी निभाने के लिए जो स्पैरिंग पार्टनर बजरंग ले जाना चाहता था, वो 125 किलो का था। इनका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार, कोई साला बहनोई जीजा रहा होगा, तो फेडरेशन ने मना कर दिया, hey, व्हाट इज दिस, अब तुम 65 किलो का, तुमको 125 किलो का पार्टनर चाहिए, वहां ट्रेनिंग करने जा रहे हो कि मौज मस्ती करने जा रहे हो? फेडरेशन ने मना कर दिया, ऑब्जेक्शन लगा दिया, इन्होंने जेएसडब्ल्यू से करा लिया। वो लड़का गया 125 किलो वाला, जेएसडब्ल्यू ने भेज दिया। दीज आर द प्रॉब्लम्स। इसलिए फेडरेशन बुरी लगती है, क्योंकि फेडरेशन इनको टाइट करके रखती है। एक बार ना एक पतंग उड़ रही थी, तो डोर से उसकी बातचीत चल रही थी, तो पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, तो वो डोर से पता है क्या बोली, मैं तो आसमान में उड़ जाती, चांद पे चली जाती, तन तू मुझे उड़ने नहीं देती, तू मुझे खामखा बांध के रखती है, अगर तू मुझे नहीं रोकती ना, तू ना होती तो मैं तो चांद पे चली जाती। तो डोर बोली, अरे तू बहुत, तेरे को अभी अकल नहीं है, तुझे पता ही नहीं है, तू मेरे कारण ही उड़ रही है, ये मैंने तो जो तुझे बांध के रखा है ना, इसीलिए तू इतनी ऊंचाइयों पे पहुंची है। जिस दिन ये मेरा बंधन खत्म हो गया ना, तेरे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, लूट लेंगे लोग, बोले चले ने तन के बेरा। तो ये लंबी बहस चल पड़ी था अब डोर के और पतंग के बीच। तो एक दिन डोर ने कहा, अच्छा इसको एक बार सबक ही सिखा देते हैं, तो डोर हट गई वहां से, टूट गई। तो पतंग, कटी हुई पतंग कैसे लहरा के गिरती है, ये आपने भी देखी होगी। ओ भैया, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक एंड सभी पहलवानों, आपके लिए ये मैसेज है कि ये जो उस्ताद खलीफा, माता पिता, कोचेस, फेडरेशन, संस्थाएं, आपके गुरुजन, आपके बड़े, जो आपको डिसिप्लिन की डोर से बांध के रखते हैं ना, इसी वजह से आप ऊपर उठते हैं। जिस दिन ये डिसिप्लिन की डोर कट जाती है ना, तो आदमी ऐसा लहरा के गिरता है और कौड़ी का तीन हो जाता है, और लोग, पूरा मोहल्ला मिलकर लूटता है और फट जाती है लूटने लूटने में। तो ये ऐसा, और ऐसी 1000 कहानियां हैं, जब मैंने आपको सिर्फ 3 इंसिडेंट बताए हैं इनके इनडिसिप्लिन के। अगले किसी एपिसोड में मैं इनके, साक्षी मलिक के और विनेश फोगाट के भी ऐसे ही बताऊंगा। और विनेश फोगाट की तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं, तब मुझे ना, जब से ये प्रकरण चला है ना, मुझे सैकड़ों कैंपर्स ने, उन लड़कों ने जो इनके साथ ट्रेनिंग करते रहे और पिछले 10 साल से लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो इनके मैट पे पार्टनर्स रहे हैं, जो रूममेट्स रहे हैं, जिन्होंने दिन रात इनके साथ गुजारे हैं, उन्होंने मुझे इनके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां बताई कि आप, मैं आपको दावा करता हूं कि आप सुनेंगे तो कान धो लेंगे। मतलब इतना घिनौना चरित्र है और इतना घिनौना रूप है, और सब कुछ एक्सपोज होगा। हम तो सिर्फ उस दिन के इंतजार कर रहे हैं जिस दिन दिल्ली पुलिस अपनी ये जांच पूरी करके
अगली कार्रवाई कर दे, जो भी होनी है वो। उसके बाद छिलके तो जी उसके बाद उतरेंगे। हम बताएंगे आपको कि इन्होंने कैसे, ये इतने बड़े ट्रेटर्स हैं कि इन्होंने कैसे भारतीय कुश्ती को मतलब धूल धूसरित मिट्टी में मिलाने का, बदनाम करने का, पूरे देश और पूरी दुनिया में कुश्ती को बदनाम करने का जो ये कुचक्र अपने निजी फायदे के लिए, सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, निजी पॉलिटिक्स के लिए, पहलवानी इनके बस की है नहीं। इनको 2 साल पहले पता लग गया था कि अब नए बच्चे जो हैं अब गर्दन पे घुटना रखने के लिए आ गए हैं। तो ये अपने आने वाले पॉलिटिकल कैरियर के लिए, कांग्रेस में टिकट लेने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए ये कुचक्र इन्होंने भारतीय कुश्ती के खिलाफ किया है। इसकी मैं पोल खोल इनका अभियान चलाता रहूंगा जब तक ये जंतर मंतर पे बैठे रहेंगे, और जब तक ये प्रकरण चलता रहेगा, मेरा प्रकरण भी ऐसे ही चलता रहेगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।